बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से जो 1 रुपया चंदे के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया गया था, उसके आवाम पर क्या असरात पड़े हैं और 3 रोज़ा ये जो अवामी राब्ता मुहिम थी वो कहाँ तक पहुँची है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आफाक अहमद और अपने जो साथियों की गिरफ़्तारी के हवाले से उनकी रिहाई का मुतालबा किया है, तो आफाक अहमद साहब के उस हवाले से क्या तासुरात थे और अवामी तासुरात क्या रहेंगे। फिर बताऊंगा मुर्तज़ा जतोई साहब की गिरफ़्तारी, GDA और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए हैं उस हवाले से, और फिर आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो सिंध में एक नया माहौल बनता जा रहा है उस हवाले से मैं आपको आज तफसीली इस पर मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के हवाले से जो 1 रुपया राब्ता मुहिम शुरू की गई थी वो बेसिकली फंड रेजिंग नहीं थी, बल्कि आवाम को जोड़ना था और आवाम की राय हासिल करनी थी और आवाम की राय उन ताकतवर हलकों तक पहुंचानी थी जो कल तक ये समझते थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को बिल्कुल माइनस कर दिया गया है। लेकिन इस 3 रोज़ा, अगरचे इसकी कोई मियाद नहीं थी, लेकिन अभी इसके 3 रोज़ गुजरे हैं कि जिस तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान और ज़िम्मेदारान ने शहर भर में निकल कर इस राब्ता मुहिम का आगाज़ किया। लोगों ने 1 रुपये की जगह हज़ारों रुपये चंदा भी दिया और अल्ताफ़ हुसैन को आने की दावत दी और उनके साथ चलने का भी वादा किया, बल्कि लोगों ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए माल तो क्या जान भी कुर्बान है। तो ये जो मुहिम थी गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी थी और पुरअमन तरीके से जारी थी। पुरअमन तरीके से लोग उनके जो कारकुनान थे वो लोगों तक पहुंच रहे थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैसेज और अल्ताफ़ हुसैन साहब का सलाम पहुंचा रहे थे। लेकिन अचानक पुलिस और रेंजर्स की जानिब से उनके 4 कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया जो बड़े अहम कारकुनान थे। सबसे पहले उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम रहनुमा हैं और कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी थे 2024 के इंतखाबात में, जनाब अनवर ख़ान तरीन साहब को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम रहनुमा, बुज़ुर्ग रहनुमा जनाब बकई साहब के, आफ्ताब बकई साहब के घर पर रेड किया गया। वहाँ से उसके बेटे को ज़ियाउद्दीन बकई को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद फिर डॉक्टर बिलाल थे जिनका ताल्लुक़ नवाबशाह से है और वो शाह फैसल में बड़ी तेज़ी से पार्टी में के लिए काम कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। और गुज़श्ता रात गए औरंगी टाउन से एक इजहार अख्तर बाबू नामी एक कारकुन को गिरफ़्तार किया गया। तो ये 4 गिरफ़्तारियाँ हुई इस हवाले से और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर कोशिश की गई लोगों को गिरफ़्तार करने की। हमारे एक सीनियर डॉन अखबार के फ़ोटोग्राफ़र हैं फैसल मुजीब के घर पर भी पुलिस ने रेड किया, लेकिन वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। तो ये गिरफ़्तारियाँ होने के बाद इस मुहिम में कोई कमी नहीं आई है। और आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद, कराची, टंडो आदम, टंडो लियार, टंडो मोहम्मद ख़ान, मीरपुर ख़ास, जिड्डो और शहदादपुर, सक्खर, रोड़ी, कंदकोट, शिकारपुर और मीरपुर माथेलो, घोटकी, इन तमाम शहरों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है जहां ये मुख्तलिफ़ कारकुनान ने निकल कर 1 रुपया मुहिम के हवाले से लोगों से राब्ते किए हैं और यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उन लोगों को। उनकी फुटेजेस भी मेरे पास मौजूद हैं, तो ये आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा। I love you, हाँ, तू, बस। I support Altaf Baichi. Jazakallah. Thank you. I support Altaf Hussain bhai. I support Altaf Hussain. I support Altaf. जबरदस्त, बेहतरीन। सपोर्ट करो। मैं अल्ताफ हुसैन की हिमायत करता हूँ। वाह पठान वाह वाह।
ये तो है 1000 जबरदस्त जी अल्ताफ भाई जे मुर्तज़ा कल भी अल्ताफ हुसैन के साथ आज भी। जल्दी आ जाओ कराची ताकि हमारे दुख खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम। आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन भाई, कल भी अल्ताफ भाई के साथ है, आज भी अल्ताफ भाई के साथ है और सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह अल्ताफ भाई के साथ रहेगी। कि ये फुटेजेस जो हैं उन इलाकों की हैं जहां लोग आज चौथे रोज़ भी गिरफ्तारियों के बावजूद भी कि इन तमाम कारकुनान को, ज़िम्मेदारान को ये पता था कि 4 लोग, अहम लोग पार्टी के गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मुहिम जारी रही और कामयाब मुहिम इनकी थी। कामयाब तरीके से इन लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन का पैगाम भी पहुंचाया और डोनेशन भी किया 1 रुपये के हवाले से। तो वो जो मुहिम थी, कोशिश की जा रही थी। अच्छा, इससे पहले आपको बताते चलूँ नाज़रीन कि इसमें जो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो रियासती इदारे हैं इनकी कोई मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं थी। इस्लामाबाद से जो मुझे दोस्तों ने बताया, मेरे सीनियर सहाफ़ियों ने और ज़राए ने बताया कि ये कोई इस्लामाबाद के ऑर्डर नहीं थे, कोई हमारे इदारों की जानिब से क्रैक डाउन करने का फ़ैसला नहीं किया गया था, लेकिन ये जो फ़ैसला था वो मुकामी सतह पर था, सिंध हुकूमत की ख्वाहिश पर किया गया और फिर सिंध हुकूमत की ख्वाहिश जो थी वो ख्वाहिश उनकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की थी। चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि हैदराबाद में उस्ता चंद रोज़ पहले जो गिरफ्तारियाँ हुई थी उसमें 6 SHOs तब्दील किए गए थे एक रुकन कौमी असम्बली की ख्वाहिश पर, और फिर उन 6 SHOs की तैनाती के बाद, नए SHOs की तैनाती के बाद मुतअद्दिद छापे मारे गए, लोगों को गिरफ़्तार किया गया और वहाँ मजीद राजपूत साहब हैं, उनके और दूसरे साथियों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए। तो ये जो कार्रवाई की गई हैं ये भी ख्वाहिशात पर की गई हैं, इसलिए कि इस मुहिम के बाद, इस 3 रोज़ा मुहिम के बाद अल्ताफ़ हुसैन का मोराल जो था वो एकदम बुलंद हो गया था। लोगों से राब्ते और लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ कारकुनान का, तो उसमें लोग बड़े खुश थे और लोगों को उम्मीद हो चुकी है कि अब अल्ताफ़ हुसैन साहब को यहाँ ना तो कोई आने से रोक सकता है, ना उनकी ज़बान बंदी ज़्यादा दिन रहेगी और ना ही उनको सियासत से रोका जा सकता है। तो ये एक माहौल बनता जा रहा था और लोग जोग दर जोग इन कारकुनान से, इन लोगों से राब्ते कर रहे थे और लोगों ने ख़ुद आकर, यानी फ़ोन पे राब्ते किए, ख़ुद उनके घरों पर पहुंचकर ये फंड रेजिंग में हिस्सा लिया। फंड रेजिंग के साथ साथ उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को सलाम भी भिजवाए और फिर मैंने ये देखा कि मेरी वीडियो पर जो सिर्फ उर्दू बोलने वाले महाजिर ही थे, बल्कि एक अजीब इत्तेफाक है कि मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोगों ने इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया और इसमें मुख्तलिफ़ ज़बान के लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये जो मुहिम के ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन शुरू करने की कोशिश की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से और उसमें ख्वाहिशात थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की, तो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। लोगों ने छुप छुपा कर भी, अभी भी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुत्तअद्दिद जो कारकुनान हैं वो अपने अपने मिशन पर निकले हुए हैं और लोगों से राब्ते कर रहे हैं। तो ये जो मुहिम थी 1 रुपया फंडिंग की, ये किसी हद तक कामयाब भी रही और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो कायद थे उनके अवाम से राब्ते भी कम से कम मजबूत हुए हैं। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा सिंध में मुर्तज़ा जतोई जो साबिक वज़ीर आज़म ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के साहबजादे हैं, उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। उन पर झूठे मनगढ़ंत मुकदमात कायम किए गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा ज़मींदार जिसकी लाखों एकड़ ज़मीन हो, उसको मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस किया गया है। उस पर 3500 रुपये छीनने का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। फिर उस पर एक 1983 का एक मुकदमा दर्ज किया गया एंटी करप्शन में। ये वो दौर है 1983 का जब MRD की मूवमेंट चल रही थी। मुर्तज़ा जतोई और पूरा ख़ानदान जो था वो इस MRD की तहरीक का हिस्सा था। और इवन आपको बताता चलूँ नाज़रीन, चूँकि मैं उस वक्त तलबा तंजीम में एक अहम किरदार अदा कर रहा था, तो मुर्तज़ा जतोई की दादी यानी ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की माँ भी इस तहरीक का हिस्सा थी। जिस तरह से मुर्तज़ा जतोई की अहलिया इन दिनों अपने शौहर के लिए, मुर्तज़ा जतोई के लिए TV चैनल्स पर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी गुफ्तगू कर रही हैं, तो इसी तरह से
اس زمانے میں غلام مصطفیٰ جتوئی کی جو ضعیف العمر ماں تھی، انہوں نے بھی اس تحریک کا حصہ بنی تھی، وہ بھی گرفتار ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی اس ایم آر ڈی کی تحریک میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بہت قربانیاں دی تھی۔ تو یہ وہ دور تھا، اس دور کا ایک مقدمہ درج کیا گیا مرتضیٰ جتوئی پر، اس میں کچھ افسران کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو عجیب مذاق ہے ہماری سندھ حکومت کا کہ اتنے پرانے کیسز کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ اصل میں اس کے پس پردہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بہن ہے، ان کی جو بیٹی تھی ان کی شادی ہوئی تھی مرتضیٰ جتوئی کے کزن سے، اور مرتضیٰ جتوئی صاحب کے کزن اور آصف علی زرداری کی جو بھانجی تھی ان کے درمیان کوئی اختلافات ہو گئے تھے، پھر وہ طلاق پر بات ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، کوئی فیصلے بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ انتقامی کارروائی کا جو سلسلہ ہے اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ اس سے قبل مرتضیٰ جتوئی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ انہیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی، اور کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی میں خاندان شامل ہو جائے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ان کی زمین ہے، بڑی قیمتی زمین ہے کے ٹی جتوئی، اس کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی، اور مجھے بڑی لمبی آفر دی گئی کہ کے ٹی جتوئی ہمیں دے دی جائے، تو اس پر بھی ہم تمام بھائیوں نے مشترکہ طور پر انکار کر دیا تھا، جس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاؤں کہ مرتضیٰ جتوئی کی اہلیہ اس وقت جو ہے یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، لیکن اپنے خاوند اور اپنے شوہر کے خاطر انہوں نے ٹی وی چینلز پر بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہیں، اور وہ اسی طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں جس طرح سے غلام مصطفیٰ جتوئی کی والدہ نے ایم آر ڈی کی تحریک میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو اس خاندان کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑا کردار ہے، بڑی قربانیاں ہیں، لیکن آج انہیں پیپلز پارٹی کے دور میں ہی عطاب کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ایک اور میں آپ کو تاریخی واقعہ سناؤں ناظرین، جو اس خاندان اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے منسلک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو جب 1985 میں جیل میں تھیں، اور اس وقت سندھ کے گورنر ایس ایم عباسی تھے، تو ایس ایم عباسی صاحب جو تھے وہ ان کو حکم تھا کہ ان کو جو ہے کسی طرح سے جیل سے نہ نکلنے دیا جائے۔ تو اس وقت شاید 84 یا 85 کی بات ہی، میں آپ ایگزیکٹ مجھے وہ دور یاد نہیں ہے، سن مجھے یاد نہیں ہے۔ اس وقت غلام مصطفیٰ جتوئی کے بھائی تھے ڈاکٹر غفار جتوئی، جن کا ایک کلفٹن پہ ہاسپٹل تھا، مڈ-ایسٹ ہاسپٹل، جس میں غلام مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس ہاسپٹل میں۔ تو وہاں سے 2 جعلی ایکس رے نکالے گئے تھے، اور ان جعلی ایکسروں میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ ایک ایکسرا محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے اور دوسرا ایکسرا نصرت بھٹو صاحبہ کا ہے، اور ان دونوں ایکسرے میں دونوں کو ٹی بی بھی ہے، اور دونوں خاتون کو کینسر بھی ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے۔ تو یہ ایکسرے دکھائے گئے تھے، ایس ایم عباسی صاحب کو دیے گئے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی کی جانب سے، اور انہیں کہا گیا تھا، چونکہ جعلی ایکسرے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ یہ دونوں خاتون جو ہیں وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں، اگر ان کو مزید آپ نے جیل میں رکھا تو اگر کوئی حادثہ ہوا تو پھر اس کی تمام ذمہ داری مارشل لا پر ہوگی، مارشل لا حکومت پر ہوگی، جنرل ضیاء پہ ہوگی، ایس ایم عباسی پر ہوگی، تو لہٰذا ان کو باہر جانے دیا جائے، یہ اپنا علاج کرائیں، یا جو بھی اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی فوتگی ہوتی ہے خدا نخواستہ اس میں، تو وہ ملک سے باہر ہو تاکہ اس حکومت پر الزامات عائد نہ ہوں۔ ان ایکسروں کو پہنچایا گیا تھا، اس وقت تھے وزیر داخلہ محمود ہارون، اور محمود ہارون کے ذریعے جنرل ضیاء کو ایکسرے پہنچائے گئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے خوف کھاتے ہوئے، وہ خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایکسپائر ہو گیا دونوں خاتون میں سے تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی، پورے پاکستان کی کارکنان، پیپلز پارٹی کے کارکن۔ تو ان ایکسروں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جنرل ضیاء الحق نے دونوں خاتون کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر یہ دونوں خاتون جو تھیں پیپلز پارٹی کی اہم خاتون پاکستان چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تو اس میں اس خاندان کا بڑا کردار تھا، ان کے غلام مرتضیٰ جتوئی کے چچا غفار جتوئی اور ان کے والد غلام مصطفیٰ جتوئی۔ تو جتوئی خاندان نے پیپلز پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو چاہیے تھا کہ ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی مرتضیٰ جتوئی سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو سردار علی گور خان مر جو پیپلز پارٹی میں نہ ہلدیو یہ اساں جو اولاد ہے، ہکڑے ماण्हू بلاول کے خوش کر، بلاول چھا ہے، بلاول جو پیو جو گھوٹکی دنا ہے،
देखो वो चीज आते जाते रहें। और इन दिनों उनका जो ताल्लुक़ है वो पीपल्स पार्टी से नहीं है और पीपल्स पार्टी के नाराज़ लोगों में उनका शुमार हो रहा है, तो उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को छोड़ने का फ़ैसला किया है। वो किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी को खैर बात कह सकते हैं। तो वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि एक तो आसिफ अली जरदारी साहब ने 4 से 5,000 एकड़ ज़मीन की उनसे डिमांड की थी कि उनको घोटकी में ज़मीन दी जाए ताकि वहाँ वो शुगर मिलें भी लगाएंगे और अपनी ज़मींदारी भी करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने सिंध के हर अज़ला में हज़ारों एकड़ ज़मीन ख़रीदी भी है, कब्ज़े भी किए हैं और ज़बरदस्ती लोगों से उनको ख़रीदा भी है। तो न जाने कौन सी ऐसी प्लानिंग है, वो बादशाह बनना चाहते हैं सिंध की हर अज़ला में वो ज़मीनें ख़रीद रहे हैं और ज़मीनें ख़रीद कर वो अपने वहाँ किले बना रहे हैं, तो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। एक ये नया सिलसिला है जिसकी वजह से सिंध के तमाम ज़मींदार भी खौफज़दा हैं और कुछ लोगों ने खौफ की वजह से उनको ज़मीनें भी दे दी हैं। लेकिन सरदार अली गौहर खान मार देखें, केटी मुमताज़ जो थी वो भी बज़ौर ताकत उन्होंने ख़रीद ली है मुमताज़ भुट्टो के बेटे से, और फिर केटी जतोई पर भी उनकी नज़रें हैं जिसकी वजह से मुर्तज़ा जतोई जेल में है। और फिर सरदार अली गौहर खान मार से भी डिमांड की जा रही है मुबैना तौर पर कि वो ज़मीनें हमें दें, लेकिन अली गौहर खान मार ने उन्हें साफ इनकार कर दिया है। और लेकिन उसके बावजूद भी अली गौहर खान मार के जो कज़न हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और उनका वो जो सियासी जिसकी परवरिश सरदार अली गौहर खान मार ने की थी, सैयद नासिर हुसैन शाह, वो भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो भी इस वक्त आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा फ़रैल तालपुर साहिबा के दुमछला बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो वो भी इस वक्त मुखालिफ लाबी में है अली गौहर खान मार की। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो बड़े बड़े सरदार हैं इनको दबाने की कोशिश की जा रही है, इनको जो है वो झुकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुमताज़ भुट्टो तो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके बेटे से तो केटी मुमताज़ ख़रीद ली गई है, लेकिन मुर्तज़ा जतोई और सरदार अली गौहर खान मार ने इस वक्त आसिफ अली जरदारी के मुखालिफ जो है बड़ा सख्त स्टैंड लिया है। और अब आगे आपको ये बताऊं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते और जनाब जुल्फ़िकार जूनियर ने 2 रोज़ कबल एक रैली मुनक़्क़द की थी। दरिया हैं हमारे सिंध के दरिया सिंध, उस पर जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं उसके हवाले से एक रैली थी सखर में। उस रैली एक बहुत बड़ी रैली थी, उस रैली से वो ख़िताब कर रहे थे। तो इस दौरान अवाम में से आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और जरदारी साहब को कुत्ता कहा गया मुबैना तौर पर। तो जुल्फ़िकार जूनियर साहब ने तमाम लोगों को खामोश किया। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को कुत्ता ना कहें इसलिए कि ये कुत्ते की तौहीन है, कुत्ता वफ़ादार होता है। आगे वो खामोश रहे। तो अब ये जो रद्द-ए-अमल है पूरे सिंध में, आप देखें कि किस तरह से जरदारी साहब के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और जुल्फ़िकार जूनियर की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की क़यादत सामने आई है और जो तमाम कारकुनान हैं, स्पेशली तौर पर शहीद भुट्टो के कारकुनान, सैकड़ों कारकुनान खामोश थे और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त हज़ारों की तादाद में कारकुनान जो नाराज़ हैं, जिन्हें रिप्लेसमेंट किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उन लोगों को पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब ने और उनकी बहन फ़रैल तालपुर साहिबा ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत में उन लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल किया है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर जिन्होंने खुशियाँ मनाई थी, जिन्होंने हलवे बांटे थे, हलवों की देगें तकसीम की थी, जनरल ज़िया-उल हक को हार पहनाए थे। तो वो तमाम लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करके पीपल्स पार्टी का जो असल जियाला है उसको माइनस किया गया था। अब वो तमाम जियाले जो ज़िंदा हैं, जो मौजूद हैं, वो जुल्फ़िकार जूनियर की छतरी तले आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है सिंध में। एक मतबादल क़यादत सामने आ रही है। जब तक इंतखाबात होंगे तो जुल्फ़िकार जूनियर काफ़ी पीपल्स पार्टी में डेंट डालने में कामयाब हो चुके होंगे। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान